नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। अब हम फरवरी 2023 में चर्चा में रहे महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम राष्ट्रीय परिदृश्य देख लेते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य में सबसे पहली बात 22वें विधि आयोग के संबंध में है। अब ये चर्चा में क्यों रहा है? 22वें विधि आयोग के कार्यकाल में वृद्धि की गई है। अब इनका कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक होगा। हमने नवंबर 2022 के करंट अफेयर में पढ़ा था कि 22वें विधि आयोग जिसका गठन 2020 में किया गया था, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नवंबर 2022 में की गई है। हमने विधि आयोग के बारे में डिटेल से डिस्कशन किया है नवंबर 2022 के डिस्कशन में, तो वहां आप जाके इसको एक बार देख लेंगे। यहाँ जो बातें महत्वपूर्ण उसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं। बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अभी ये चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि जैसा कि हमने बात की कि इसके कार्यकाल में वृद्धि की गई है। अभी हमने एक चीज़ समझा था कि जो 22वां विधि आयोग है, इसका गठन फरवरी 2020 में किया गया था और 3 वर्षों के लिए कार्यकाल था, यानी फरवरी 2023 तक इसका कार्यकाल था और फरवरी 2023 में इसका कार्यकाल खत्म हो गया 3 वर्ष का, और इसीलिए इसके कार्यकाल में वृद्धि की गई है। अब बढ़ा हुआ कार्यकाल जो होगा 31 अगस्त 2024 तक होगा। कुछ और बातें अगर हम देखें रिवीजन के तौर पर, जैसा कि हमने बात की कि नवंबर 2022 में हमने इस पर डिटेल डिस्कस किया है कि विधि आयोग का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बनता है, स्वतंत्रता के बाद विधि आयोग का गठन कब किया गया था। तो ये चीज़ें हमने वहाँ पर डिटेल में डिस्कस की हैं, इसलिए बार बार उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो अभी ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं और ये सदस्य हैं, इनके नाम ध्यान से देख लेना है। हमारे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन से हैं, कार्यकाल अभी कितना है इनका, तो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात, दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया है, इससे संबंधित है। हमने सितंबर 2022 में पढ़ा था कि नामीबिया से 8 चीतों को प्रोजेक्ट चीता के तहत मध्य प्रदेश के पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया, और वहाँ पर हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि प्रोजेक्ट चीता क्या है, क्यों मध्य प्रदेश के पालपुर कूनो में ही लाया जा रहा है। ये सब चीज़ें हमने डिटेल से वहाँ पर डिस्कस की है, तो यहाँ पर ज़्यादा हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि बार बार चीज़ें वही रिपीट होगी। हमें यहाँ पर एक चीज़ समझना है कि पहले नामीबिया से 8 चीते आए थे सितंबर 2022 में, अभी फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को लाया गया है। कहाँ लाया गया है? मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। हमारे एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि किस देश से लाया गया और कहाँ लाया गया, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो मेंस के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है वो हमने डिस्कस किया है कब? सितंबर 2022 के डिस्कशन में। एक चीज़ और इसमें है कि जो हम दक्षिण अफ्रीका से ला रहे हैं, अभी जो 12 चीते आए हैं दक्षिण अफ्रीका से, तो दक्षिण अफ्रीकी सरकार के साथ भारत सरकार ने समझौता किया है, जिसके तहत अगले 10 वर्षों में 12-12 चीते प्रतिवर्ष भारत को उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात है कि जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स व खालिस्तान टाइगर फोर्स को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आतंकी संगठन घोषित किया गया है। अब इन्हें जो आतंकी संगठन घोषित किया गया है वो यूएपीए एक्ट के तहत किया गया है। यूएपीए एक्ट का मतलब है गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 का ये एक्ट है। द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967, इसके तहत इनको क्या कर दिया गया? आतंकी संगठन घोषित किया गया। अब हम अगर इनके बारे में कुछ बातें जानें कि जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स JKGF जो है, तो इसका गठन लश्कर तैयबा व जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के सहयोग से हुआ है और इसीलिए इसको आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया। हमने सितंबर 2022 के करंट अफेयर में पढ़ा था कि जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है और इसके 8 सहयोगी संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया गया था 5 वर्षों के लिए। कब? सितंबर 2022 में। एक और संगठन है खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF, और KTF ये हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा, ये इनका संगठन है जो हाल ही में भी चर्चा में रहा है, हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा। अब ये खालिस्तानी समर्थक है, तो आतंकी इसे घोषित कर दिया गया है हरविंदर सिंह संधू को, क्योंकि भारत विरोधी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार था। तो ये बातें कुछ ध्यान रखनी है कि अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि जैसे इसी के लिए पूछ लिया जाए कि हरविंदर सिंह संधू रिंदा का संबंध किस संगठन से या किन संगठनों को अभी आतंकी संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घोषित किया है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं।
अगली बात शिवमोगा हवाई अड्डे के उद्घाटन से संबंधित है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27 फरवरी 2023 को कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। ये उद्घाटन जो है कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के जन्मदिवस पर किया गया। और हमारे एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा कि शिवमोगा हवाई अड्डा किस राज्य में है। ठीक है, तो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि अगर ये पूछा जाए कि हमारे देश में अब एयरपोर्ट्स की संख्या कितने हैं, तो एयरपोर्ट्स अब हमारे देश में है 148। ये बताया है सिविल एविएशन मिनिस्टर, केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसी समारोह में, उद्घाटन समारोह जो हो रहा था इसी में इन्होंने अपना बयान दिया कि अब भारत में जो एयरपोर्ट्स है उनकी संख्या 148 हो गई। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है अगर एग्जाम में पूछा जाए कि शिवमोगा हवाई अड्डा कहाँ है, तो कर्नाटक में। चलते हैं आगे। अगली बात है मध्य प्रदेश के रीवा में हवाई अड्डे का शिलान्यास किया गया। कब की बात है, 15 फरवरी 2023 को यह शिलान्यास किया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। ये कौन है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन विमानन मंत्री। तो ध्यान रखना कि अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के किस जिले में हवाई अड्डे का शिलान्यास किया गया है, अब जो ये शिलान्यास हुआ है तो इसके तहत चौराहा हवाई पट्टी का रीवा एयरपोर्ट के रूप में विस्तार किया जाएगा। तो ये सब बातें हैं। तो अगर पूछा जाए कि रीवा एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है, ठीक है, और मध्य प्रदेश के किस जिले में बन रहा है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में नए राज्यपालों की नियुक्ति से संबंधित है। फरवरी 2023 में ये नियुक्ति हुई है और नियुक्ति की गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं और 5 वर्षों के लिए। एक है आर्टिकल 156(1) जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल पद धारण करते हैं। और आर्टिकल है 156(2), वो कहता है कि राज्यपाल अपना पद त्याग कर सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे संविधान में राज्यपाल को हटाने संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। तो ये बातें ध्यान रखनी कि नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं 5 वर्षों के लिए सामान्यतः। और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है, ये आर्टिकल 156(1) में कहा गया है। और इसमें संविधान में कहीं भी राज्यपाल को हटाने संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। ठीक है, और 156(2) कहता है कि ये अपना पद त्याग कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें थी। अब हम देख लेते हैं कि 12 राज्यों में नए राज्यपाल कौन कौन से हैं। ये एक लिस्ट यहाँ पर दी गई है कि जैसे अरुणाचल प्रदेश में नए राज्यपाल बनाए गए हैं केवल त्रिविक्रम परनाइक, सिक्किम में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, झारखंड में सीपी राधाकृष्णन, हिमाचल प्रदेश में शिव प्रताप शुक्ल, असम में गुलाब चंद कटारिया। ऐसे ही आप देखेंगे। और लद्दाख में आप देखेंगे ये जो यूटी है इसमें बीडी मिश्रा बनाए गए हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है अगर पूछा जाएगा हमारे एग्जाम में। तो विगत वर्षों में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं राज्यपालों को लेकर। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ये एक लिस्ट है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात त्रिपुरा, नागालैंड व मेघालय में विधानसभा चुनावों से संबंधित है और ये फरवरी 2023 में चुनाव हुए हैं। क्रम से देखते हैं, पहले हम त्रिपुरा को देख लेते हैं। तो त्रिपुरा में विधानसभा सीटों की संख्या, एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ तीनों विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। तो त्रिपुरा में मतदान कब हुआ, 16 फरवरी 2023 को। मतगणना 2 मार्च को हुई। और यहाँ पर हमने बात कही है कि बीजेपी और आईपीएफटी की सरकार आई है। पहले भी यही सरकार थी। अब आईपीएफटी का क्या मतलब है, इंडिजीनियस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, और इनकी सरकार आई है और मुख्यमंत्री बने हैं मनिक साहब। पूछा जा सकता है हमारे एग्जाम में कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है, या नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है, या मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है। तो ये इनका नाम तो कम से कम पता ही होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि किसकी सरकार है वहाँ, क्योंकि 2017 के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, कि किसकी सरकार बनी है असम में। तो इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं, तो अब आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो त्रिपुरा में हमने बात की कि बीजेपी और आईपीएफटी की सरकार है। बीजेपी ने यहाँ पर 32 सीटें प्राप्त की। कहाँ, त्रिपुरा की बात कर रहे हैं। और आईपीएफटी को 1 सीट मिली है। वहीं यहाँ पर जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है वो है टीएमपी। ये दूसरी पार्टी है जो सबसे बड़ी, इसने 13 सीटें त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में प्राप्त की। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, टिप्रा मोथा पार्टी। टिप्रा मोथा पार्टी। अब ये क्यों लोकप्रिय है, ये पृथक टिप्रालैंड की मांग करने वाली पार्टी और इसीलिए ये लोकप्रिय भी है। तो ध्यान रखना कि अगर पूछा जाए कि पृथक
टिप्रा लैंड की मांग करने वाली पार्टी कौन सी है? तो टिप्रा मोथा पार्टी है, दूसरी बड़ी पार्टी रही है त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में। ठीक है, तो ये बातें कुछ महत्वपूर्ण हैं। मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मणिक साहा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके अतिरिक्त और भी देखेंगे कि सीपीएम को कितनी सीटें मिली। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, इसको कितनी सीटें मिली? 11 मिली। कांग्रेस को कितनी मिली? 3। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, इंपॉर्टेंट जो है हमने उसको डिस्कस कर लिया। अब हम नागालैंड को भी देख लेते हैं कि नागालैंड में जो विधानसभा चुनाव फरवरी में हुए हैं तो उसको देख लेते हैं। तो नागालैंड में किसकी सरकार बनी है? बीजेपी और एनडीपीपी की, और मुख्यमंत्री बनाए गए हैं नेफ्यू रियो। अब नागालैंड में जो चुनाव हुए हैं 27 फरवरी को हुए हैं, और एक चीज़ ध्यान रखना कि नागालैंड में चुनाव हुए केवल 59 सीटों पर हुए, जबकि यहाँ पर 60 हैं। अब एक सीट पे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक सीट पर बीजेपी के एक उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए, इसलिए 59 सीटों पर चुनाव हुआ। अब यहाँ पर हमने बात की कि बीजेपी के गठबंधन की सरकार है और बीजेपी और एनडीपीपी ने सरकार बनाई है। अब एनडीपीपी का क्या मतलब है? यहाँ पर नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। बीजेपी को यहाँ पर 12 सीटें मिली, वहीं एनडीपीपी को यहाँ पर 25 सीटें मिली, और कुल 37 सीटें यहाँ पर हैं आउट ऑफ 59 या 60 आप कह दें, तो निर्विरोधी चुने गए हैं। तो ये चीज़ें हैं, और मुख्यमंत्री बनाए गए हैं नेफ्यू रियो। तो ये बातें महत्वपूर्ण है, ध्यान रखनी है। अब हम मेघालय का देख लेते हैं। तो मेघालय में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं तो कब हुए? 27 फरवरी को यहाँ भी चुनाव हुए हैं। अब 60 सीटें यहाँ भी हैं, एक सीट पर चुनाव यहाँ नहीं हुआ, 59 सीटों पर ही चुनाव हुए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एक उम्मीदवार का निधन हो गया, इसलिए एक सीट पे चुनाव नहीं हुआ। तो यहाँ भी 59 सीटों पर चुनाव हुए, और सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पर उभर कर आई है एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी। इसके बारे में एक बात और है कि ये जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहाँ एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है ये। ठीक है, तो पूर्वोत्तर में एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी एनपीपी, और एनपीपी के ही हेड हैं कौन? कोनराड संगमा, और वही सीएम बनाए गए हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और यहाँ पर बीजेपी एनपीपी यूडीपी की सरकार है, तो इनके फुल फॉर्म जान लेते हैं। एनपीपी का मतलब क्या है? नेशनल पीपल्स पार्टी। यूडीपी का क्या मतलब है? यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, तो बीजेपी की यहाँ कितनी सीट आई हैं? बीजेपी की 2 सीट आई हैं। एनपीपी की कितनी सीट आई हैं? 26, और जो यूडीपी है उसकी सीट आई हैं 11। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो हमें ध्यान रखना है। अब विगत वर्षों में राज्यपाल को लेकर भी प्रश्न पूछे गए हैं, कि जैसे 2017 में ही पूछा गया था कि ममता बनर्जी को किसने शपथ दिलाई, तो राज्यपाल ही शपथ दिलाते। तो ध्यान रखना इन सब के राज्यपाल भी ध्यान रखना है। जैसे त्रिपुरा में राज्यपाल कौन है? सत्यनारायण आर्य। आप यहाँ पर देखिए राज्यपाल की एक लिस्ट दी गई है, ये देखिए आप यहाँ, तो आप देख लेंगे कि त्रिपुरा में कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य हैं। और मेघालय देखते हैं, मेघालय में फागू चौहान है, और नागालैंड में ला गणेशन है। तो ऐसे ये पूरी लिस्ट है, आप एक बार देख लेंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम अगले ही माह है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर और प्रशासक कौन कौन है। जैसे अभी हमने लद्दाख की बात की, तो बीडी मिश्रा हैं। दिल्ली में कौन है? विनय कुमार सक्सेना। तो इस तरह से ये सब नाम कम से कम थोड़ा ध्यान तो होने चाहिए कि कौन से कहाँ हैं, तो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। और भी क्या पूछा जा सकता है कि त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। नागालैंड की क्या राजधानी है? कोहिमा। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। ठीक है, यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या हमने बात की कि सभी में 60-60 सीटें हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अब हाल ही में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया चर्चा में रहे। क्यों रहे? क्योंकि दिल्ली प्रशासन की 2021-22 की आबकारी नीति है, जिसे शराब नीति या लीकर पॉलिसी भी कहा जा रहा है, उसमें भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया। तो इसीलिए मनीष सिसोदिया चर्चा में रहे हैं। अब इसमें सीबीआई का कहना है कि आबकारी नीति तैयार करने और उसके क्रियान्वयन दोनों में अनियमितताएं पाई गई हैं, और इसका जो आबकारी नीति दिल्ली सरकार द्वारा जारी की गई, इसका उद्देश्य आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को लाभ पहुंचाना है, ऐसा सीबीआई का मानना है। सत्येंद्र जैन जो दिल्ली सरकार में मिनिस्टर रहे हैं, उनको पहले सीबीआई द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। अभी फरवरी 2023 की बात है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसमें एक चीज़ और जानना है कि दिल्ली के उपराज्यपाल कौन हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिस्ट में देखेंगे दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना।
ठीक है, तो ये भी ध्यान रहना चाहिए कि कौन है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात योग गुरु रामचंद्र से संबंधित है। अब ये चर्चा में क्यों रहे हैं, क्योंकि योग गुरु रामचंद्र की स्मृति में 150 रुपये मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया गया है भारत सरकार के द्वारा। अगर हम योग गुरु रामचंद्र जी के बारे में जानें तो इनका जन्म 1873 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई है वो 1931 में हुई। इनका संबंध यूपी के मैनपुरी से रहा। अब 1873 में इनका जन्म है तो इनकी स्मृति में 150 रुपये का सिक्का जारी किया गया जो 150वें जन्म दिवस की स्मृति में है। कुछ और बातें अगर जाने तो इनको लाला जी के नाम से जाना जाता है और योग का इन्होंने देश विदेश में प्रचार किया और इसी योगदान को सराहने के लिए भारत सरकार द्वारा ऐसा किया गया। तो ये बातें महत्वपूर्ण हैं। अगर पूछा जाए योग गुरु रामचंद्र या रामचंद्र जी के बारे में पूछा जाए कि कौन है तो इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात सागर परिक्रमा कार्यक्रम के बारे में हाल ही में चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि इसके तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया है 19 फरवरी को गुजरात के हाजिरा पोर्ट से और समापन इसका हुआ 21 फरवरी को मुंबई के ससून डाक से। तो ये इस कारण से चर्चा में रहा है। अगर हम इसके पहले चरण की बात करें तो पहला चरण जो हुआ है वो मार्च 2022 में हुआ, वहीं इसका जो दूसरा चरण है वो सितंबर 2022 में हुआ। ठीक है, अभी तीसरा चरण हुआ है, ठीक है, फरवरी 2023 में। अब हम सागर परिक्रमा कार्यक्रम के बारे में कुछ मूलभूत बातें जान लेते हैं। तो ये मत्स्य क्षेत्र के कल्याण हेतु केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। क्या उद्देश्य है, सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न मत्स्य संबंधी योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना, वही मत्स्य पालन को बढ़ावा देना और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना। सागर परिक्रमा कार्यक्रम गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप सहित सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मनाया जाता है। तो ये बातें ध्यान रखना कि सभी तटीय जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो सागर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। और उद्देश्य क्या है, हमने बात की कि मत्स्य पालन जो हो रहा है उसका प्रचार प्रसार करना, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना। और अभी ये चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि इसके तीसरे चरण का शुभारंभ और समापन हुआ है। 19 को शुभारंभ है गुजरात के हाजिरा पोर्ट से और वहीं समापन मुंबई के ससून डॉक में 21 फरवरी। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अगली बात जम्मू कश्मीर में लिथियम भंडार की खोज से है। अब ये खोज किसने की है, ये खोज की है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा जम्मू कश्मीर के सलाल हैमाना क्षेत्र में लिथियम के अनुमानित भंडार मिले हैं। कितने मिले हैं, 59 लाख टन ये अनुमानित भंडार है। अब हमारे एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा कि लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं या सलाल हैमाना क्षेत्र का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ये बातें हैं। लिथियम के बारे में चीज़ें पूछी जा सकती कि वाइट गोल्ड किसे कहा जाता है या लिथियम को कहा जाता है, और ऐसे ऑप्शन दे देंगे। तो कुछ बातें और जान लेते हैं इसमें जो हमारी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। जैसे हमने बात की कि जम्मू कश्मीर में लिथियम के अनुमानित भंडार मिले हैं। अब लिथियम भारत में पहली बार ऐसा है कि लिथियम के इतने बड़े भंडार मिले हैं। अब लिथियम को हमने यहाँ पर बताया है कि इसको वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। तो वाइट गोल्ड क्यों कहा जाता है, रिचार्जेबल बैटरी की उच्च क्षमता के कारण या उच्च मांग के कारण इसे क्या कहा जाता है, वाइट गोल्ड। ये एक नरम और चांदी जैसी सफ़ेद धातु है और इसलिए भी इसे वाइट गोल्ड कहा जाता है। अब अगर आप बात करेंगे कि इसका उपयोग कहाँ है, तो मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, तो बहुत ज़्यादा मांग है इसकी। ठीक है, अब अगर हम इसका वैश्विक भंडारण देखें तो सबसे ज़्यादा भंडारण कहाँ है, चिली में, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद है इसका अर्जेंटीना। ये वैश्विक भंडार है जहाँ सबसे ज़्यादा लिथियम के भंडार हैं। एक चीज़ और पूछी जा सकती है एग्जाम में लिथियम ट्रायंगल को लेकर। तो लिथियम ट्रायंगल में कौन कौन से देश आते हैं, चिली आता है, अर्जेंटीना आता है और बोलीविया आता है। ये बात ध्यान रखनी है कि लिथियम ट्रायंगल में कौन कौन से देश हैं, चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया। अगर हम देखेंगे कि भंडारण सबसे ज़्यादा लिथियम का कहाँ है, तो चिली में है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में है और उसके बाद अर्जेंटीना में है। तो ये कुछ बातें हैं, ये बातें ध्यान रखनी है। अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाए, महत्वपूर्ण बात यह है कि जम्मू कश्मीर के सलाल हैमाना क्षेत्र में लिथियम के भंडार मिले हैं। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात आदि महोत्सव के बारे में है। अब आदि महोत्सव मेगा नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल है।
इसका आयोजन 12 से 27 फरवरी 2022 के दौरान दिल्ली स्थित मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में किया गया और इसीलिए चर्चा में रहा। अब आदि महोत्सव यह ट्राइफेड की वार्षिक पहल है। ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन लिमिटेड। और इसमें एक चीज़ ये बताई गई है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और क्या उद्देश्य इसका कि आदिवासी संस्कृति, शिल्प, व्यंजन, वाणिज्य और पारंपरिक कला की भावना को जश्न मनाने का एक त्यौहार है। तो पूछा जाएगा कि आदि महोत्सव किस मंत्रालय के अंतर्गत है, या क्या ये ट्राइफेड की पहल है, आदि महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं और उद्देश्य भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से ये बातें महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अब हम फरवरी 2023 में चर्चा में रहे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देख लेते हैं। इसमें जो बातें महत्वपूर्ण है उसमें पहली बात है कि संयुक्त राष्ट्र सभा में रूस यूक्रेन युद्ध संबंधी प्रस्ताव पेश किया गया जो 141 से पारित हो गया। अब ज्ञात हो कि रूस यूक्रेन युद्ध को 24 फरवरी से 1 वर्ष पूरे हो गए हैं और इसी संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा का विशेष आपातकालीन सत्र आयोजित किया गया और उसमें यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा हेतु प्रस्ताव लाया गया। जैसा कि हमने बात की 141 से पारित भी होगा, यानी इसके पक्ष में 141 वोट पड़े और विपक्ष में 7 वोट। क्या भारत इस मतदान में सम्मिलित हुआ? तो भारत सहित 32 देशों ने इस मतदान में शामिल नहीं हुए। भारत का क्या पक्ष रहा है? भारत का कहना है कि इस मामले में बातचीत व कूटनीति को बढ़ावा देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भी रूस यूक्रेन युद्ध के संबंध में कहा है कि बातचीत और कूटनीति ही इस युद्ध का समाधान करेगी और यह युद्ध का युग नहीं है। तो ये बातें महत्वपूर्ण, हम मेंस वैल्यू एडिशन में प्रधानमंत्री मोदी के कोटेशन का यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि यह युद्ध का युग नहीं है। तो ये बातें महत्वपूर्ण है, ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली एक छोटी सी जानकारी अगर पूछा जाए कि चीन के खुफिया गुब्बारे को अमेरिका द्वारा मार गिराए जाने का दावा किया गया है अमेरिकी क्षेत्र में, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए कि अभी ये घटना चर्चा में रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली बात है बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति से संबंधित। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति चुना गया है। अब ये 22वें राष्ट्रपति होंगे बांग्लादेश के। इनसे पहले थे मोहम्मद अब्दुल हामिद, जिनका कार्यकाल 10 वर्षों तक रहा है। मोहम्मद अब्दुल हामिद 2013 से 2023 तक, अभी फरवरी 2023 तक रहे हैं, अप्रैल 2023 तक रहे हैं। और 22वें बने हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। बांग्लादेश के संविधान में एक बात कही गई है कि कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए ही राष्ट्रपति बन सकता है और इसीलिए नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू के बारे में जाने तो ये पूर्व न्यायाधीश रहे हैं और स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात है साइप्रस के नए राष्ट्रपति संबंधित। निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स को साइप्रस का नया राष्ट्रपति चुना गया है। ये पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं और निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। इनके पहले राष्ट्रपति कौन थे? लगातार 2 कार्यकाल के लिए थे निकोस एनास्तासिएड्स, और अभी नए कौन बने हैं? निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स। साइप्रस के बारे में अगर बात जाने तो ये मध्य पूर्व यूरेशियाई देश है। आप देखिए इस मैप में यहाँ पर है साइप्रस, मध्य पूर्व यूरेशियाई देश है और द्वीपीय देश है और इसकी राजधानी क्या है? निकोसिया। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अगली बात साइक्लोन गैब्रियल के बारे में है। अब साइक्लोन गैब्रियल या गैब्रियल चक्रवात कहाँ आया? न्यूजीलैंड में आया, फरवरी के मध्य में, 13 फरवरी के आसपास। अब इसने न्यूजीलैंड में भारी तबाही मचाई। इसके चलते न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप में बड़े पैमाने पर बाढ़ व भूस्खलन की घटनाएं देखी गईं। नॉर्थलैंड, ऑकलैंड, बे ऑफ प्लेंटी, हॉक्स बे, ये सब न्यूजीलैंड के उत्तरी क्षेत्र हैं जो इस चक्रवात से प्रभावित रहे। अब चक्रवात ये जो था, इतनी तबाही इसने मचाई कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? जनवरी 2023 में ही क्रिस हिपकिंस नए प्रधानमंत्री बने। तो ये बात ध्यान रखनी है। कुछ और बातें अगर हम जानें कि गैब्रियल चक्रवात, साइक्लोन गैब्रियल किस प्रकार का चक्रवात है, तो ये सीवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन है, यानी ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो ये बातें महत्वपूर्ण है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात तुर्की में आए भीषण भूकंप से संबंधित है जो फरवरी के मध्य में आया। पहला झटका जो है तुर्की में 6 फरवरी को आया, 7.8 मैग्नीट्यूड का। लगातार 3-4 दिन झटके हुए और 25,000 से अधिक इमारतें ध्वस्त हो गईं।
40,000 से अधिक मौतें, इतना भीषण भूकंप आया है। और राष्ट्रपति एर्दोगन द्वारा 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई। तो ध्यान रखना, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हाल ही में भीषण भूकंप से प्रभावित क्षेत्र कौन सा रहा। अच्छा, इससे प्रभावित क्षेत्र क्योंकि तुर्की की सीमा से लगा हुआ है सीरिया, और सीरिया भी इससे प्रभावित रहा। तो तुर्की में भूकंप आया, इससे प्रभावित सीरिया भी रहा। अब क्यों, समझते हैं। क्योंकि ये जो भूकंप का केंद्र था वो गाजियान्टेप में एक शहर है नूरदगी। अब ये जो तुर्की के दक्षिण में सीरियाई सीमा है, वहाँ पर गाजियान्टेप है। और इसका हमने बात की कि गाजियान्टेप जो है प्रांत में नूरदगी शहर है, ये भूकंप का केंद्र था और इससे सीरियाई सीमा भी लगी हुई है। तो इस कारण सीमावर्ती देश सीरिया में भी झटके आए। 4,000 से अधिक मौतें सीरिया में भी हुई। बाद में कुछ झटके कहारन मारास क्षेत्र में भी आए। तो ये बातें ध्यान रखिए, 2 क्षेत्र तो महत्वपूर्ण, कहारन मारास और गाजियान्टेप, नूरदगी शहर, ये बातें ध्यान रखनी है। तो ये जो तुर्की में भीषण भूकंप आया, तो कब की बात है, फरवरी की। तो ये बातें ध्यान रखनी। अगर हम तुर्की के बारे में कुछ और बातें जानें तो ये यूरेशियाई देश है, ठीक है। इसकी राजधानी अंकारा है, ये नाटो का सदस्य है, ठीक है। तो ये बातें महत्वपूर्ण है। अब तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया, तो इसके लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त कार्यक्रम चलाया गया। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ऑपरेशन दोस्त का संबंध किससे है, या तुर्की व सीरिया में राहत के लिए जो भारत द्वारा सहायता कार्यक्रम चलाया गया उसका नाम क्या है, तो ऑपरेशन दोस्त है। तो भारत 6 फरवरी के आसपास भूकंप आया टर्की में, और 7 फरवरी को भारत सरकार द्वारा ये मिशन भेज दिया गया, ऑपरेशन दोस्त, टर्की व सीरिया दोनों में, ठीक है। तो ये सहायता कार्यक्रम था। इसके तहत भारत ने राहत सामग्री, चिकित्सा आपूर्ति के साथ ही एनडीआरएफ, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल की टीम भी भेजी, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। एक बातें और ध्यान रखनी है कि सीरिया जो टर्की है, टर्की पाकिस्तान समर्थक देश है, ठीक है। कश्मीर मामले में हमेशा पाकिस्तान का पक्षधर रहा। तो ये बातें कुछ ध्यान रखने वाली हैं, ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण बात यही है कि तुर्की में भीषण भूकंप आया फरवरी 2023 में, ये गलत है, यहाँ 2023 होगा। और ऑपरेशन दोस्त भारत ने तुर्की व सीरिया में राहत के लिए चलाया। तो ये बातें ध्यान रखनी है। तो आज की क्लास में हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य जो कि फरवरी 2023 में चर्चा में रहा उसको पढ़ा। आज की क्लास फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।